देखिए, आज है 27 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे खास बात आज हम आईपीएल के बारे में बात करेंगे और आईपीएल से संबंधित सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन-कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आज की वीडियो में। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पहला प्रश्न हमारा है कि भारत हर वर्ष किस तिथि को संविधान दिवस मनाता है। तो देखिए, 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि भारत 26 नवंबर 2024 को 75वां संविधान दिवस मना रहा है और 1949 में भारतीय संविधान संविधान के जो है ये अंगीकरण के दिन को स्मरण करता है। यानी कि जो आपका 26 नवंबर 1949 में भारत के संविधान को जो है अंगीकृत किया गया था, यानी कि अपनाया गया था या फिर अंगीकरण किया गया था इसका, तो इसका 75वां वर्षगांठ इस साल मनाया जा रहा है। ठीक है, तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान के अंगीकरण की याद में मनाया जाता है और 2015 में इस दिन को यानी कि 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के साथ मेल भी खाता है। तो कई सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए 26 नवंबर से जुड़े। दूसरा है कि आईपीएल के इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा यानी कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं। तो देखिए, ये खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। देखिए, बिहार के 13 वर्षीय यानी कि 13 साल की उम्र में इन्होंने ये कारनामा किया है कि आईपीएल में नीलामी में ये खरीदे गए हैं। तो बिहार के जो 13 वर्षीय क्रिकेटर हैं वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। और अभी हाल ही में सऊदी अरब के जेद्दा में आईपीएल 2025 मेगा नीलामी के दूसरे दिन राजस्थान रॉयल्स ने इनको यानी कि जो आपके वैभव सूर्यवंशी इनको 1.10 करोड़ रुपए यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए में इनको खरीदा। तो बहुत बड़ा अमाउंट है इतने छोटे खिलाड़ी के लिए। खैर, छोटे तो ये आपके देखने में लग रहे हैं। आईपीएल से जुड़ा अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2024 में बिकने वाला सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है। तो देखिए, आईपीएल 2024 में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी आपके ऋषभ पंत हैं। ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने कुल 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। और कुछ और भी खिलाड़ियों की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ जिनको नीलामी में खरीदा गया कितने कितने में। देखिए, अर्शदीप को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ में खरीदा है और कसिगो रबाडा को जो है गुजरात टाइटंस ने 10.75 करोड़ में खरीदा है। श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा है और जोस बटलर को गुजरात टाइटंस ने 15.75 करोड़ रुपए में। और जो आपके मिचेल स्टार्क हैं यानी कि माइकल स्टार्क हैं, इनको दिल्ली कैपिटल्स ने 11.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। और ऋषभ पंत जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, इनको 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। और फिर 7वें नंबर पर आपके मोहम्मद शमी का जो नाम है, ये इनको सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो ये कुछ पॉपुलर खिलाड़ियों के मैंने बता दिया ऑक्शन में कि इसको किसने खरीदा और कितने में। लेकिन यहाँ ऋषभ पंत का नाम याद रखना है, इनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा, जो कि आईपीएल 2024 में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। देखिए, आईपीएल 2024 की नीलामी के लिए कुल 1574 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 1165 खिलाड़ी भारतीय थे और 409 खिलाड़ी विदेश के थे। और ये नीलामी कहाँ हुई थी? सऊदी अरब के जिद्दा में। और 24 से 25 नवंबर 2024 तक ये नीलामी आयोजित की गई थी। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने फ्यूचर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड एनर्जी रिस्पांस अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको आप CSIR कहते हैं, तो इसने अभी हाल ही में फ्यूचर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ध्यान सुनिए। ये रिपोर्ट भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए त्वरित प्रक्रिया का खाका प्रस्तुत करती है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कोरोना आखिरी महामारी नहीं थी, इसके बाद और भी महामारी आएंगी, तो भविष्य के 75% खतरों का स्रोत जो है जूनोटिक हो सकता है या जानवर हो सकते हैं।
और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है। तो इसका नाम है भारत चेन। याद रखिएगा, भारत के द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम भारत जेन है। और भारत जेन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में किया। और जो आपका भारत जेन है ये एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण और नगर सहभागिता में सुधार करना है। और भारत जेन विश्व का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि भारतीय भाषाओं में प्रभावी और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर केंद्रित है। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने 34 अफ्रीकी देशों में सेसे मक्खियाँ जिसको सीसी फ्लाई आप कहते हैं, तो सीसी फ्लाई की उपस्थिति की पुष्टि करते हुए एक एटलस प्रकाशित किया है। तो देखिए संगठन आपका है FAO जिसको आप खाद्य और कृषि संगठन कहते हैं। तो खाद्य और कृषि संगठन ने अभी हाल ही में 34 अफ्रीकी देशों में ये जो मक्खी आपको दिख रही है बहुत खतरनाक है, इसका नाम है सीसी फ्लाई, इसकी उपस्थिति की पुष्टि करते हुए एक मानचित्र जारी किया है। सेसे मक्खियों के बारे में बात करें तो देखिए जो आपका सीसी फ्लाई या सेसे मक्खियाँ हैं, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निद्रालु रोग। तो इसका ये जो है आपको बता दें जो परजीवी होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस परजीवी को ये संचारित करती है जो कि मनुष्यों में निद्रालु रोग, और यही परजीवी पशुओं में नागाना नाम की बीमारी का कारण बनते हैं। आपको बता दें सीसी फ्लाई जो आपकी है या सेसे मक्खियाँ हैं, इसकी सीमा उत्तरी सेनेगल से दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नटाल प्रांत तक फैली हुई है। तो अगर आपके घर में मक्खियाँ लग रही हैं तो सावधान रहिए क्योंकि ये स्लीपिंग सिकनेस काज कर सकती है आपके घर में किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि ये ट्रिपैनोसोमा को जो है अपने जैसे यहाँ गंदगी में बैठेगी, ट्रिपैनोसोमा को पैर में चिपकाएगी, फिर आपके खाने में बैठेगी, ऐसे ये बीमारी फैलाती है। सातवां है कजाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन को किस झील के पास स्थापित कर रहा है। तो देखिए झील का नाम है झील बालखास। तो झील बालखास के पास जो है अपना पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन बना रहा है, कजाकिस्तान। यूँ तो देखिए कजाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रमुख यूरेनियम का उत्पादक है, लेकिन अभी तक इसके पास कोई भी परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है अपना। तो ये अपनी ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन को बनाने जा रहा है झील बालखास के पास। और आठवां है कि कोमोडो ड्रैगन मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है। देखिए कोमोडो ड्रैगन, ड्रैगन आपने नहीं देखा है तो कुछ इस प्रकार से ड्रैगन होता है, छिपकली का बड़ा रूप। तो कोमोडो ड्रैगन ये जो है इंडोनेशिया में पाया जाता है, और इंडोनेशिया की सरकार नाजुक पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए 2025 में कोमोडो नेशनल पार्क को आंशिक रूप से बंद करने की योजना बना रही है। इसका कारण क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिष्ठित जो आपका कोमोडो ड्रैगन है इसको बचाना है क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जा रहा है। देखिए आप ही के घर पे अगर 10 मेहमान आ जाएं और दिन भर कभी कोई टॉयलेट में जा रहा है, कभी किसी को प्यास लग रही है किचन में जा रहा है, कोई किसी का बच्चा रो रहा है, तो डिस्टर्बेंस होगा, आप सो नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कुछ इसी प्रकार कोमोडो ड्रैगन के साथ भी हो रहा है। पर्यटक जाते हैं इसका फ़ोटो खींचते हैं, इसको परेशान करते हैं, इसलिए ये परेशान हो रहा है, इसकी संख्या घट रही है, मर रहा है बेचारा टेंशन में। तो इसी को बचाने के लिए जो आपका जो इंडोनेशिया का कोमोडो नेशनल पार्क है ये 2025 में आंशिक रूप से बंद रहेगा। देखिए कोमोडो ड्रैगन 3 मीटर लंबा होता है, लगभग 135 किलोग्राम वजन का होता है। इसके पास पीली 2 शाखाओं वाली जीभ होती है। ये किसी भी बड़े से बड़े जानवर को खा सकता है, आपको भी खा सकता है, इतना बड़ा होता है ये, मतलब 3 मीटर मतलब लगभग 10 फीट का हो गया, ठीक है। और नवा प्रश्न है कि अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा कहाँ पे आयोजित हुई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए जो अंतर संसदीय संघ है इसको अंग्रेजी में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहते हैं। इसका 149वां सभा हाल ही में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित किया गया था, और इस सभा का उद्देश्य शांति और सतत भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करना था। देखिए जो अंतर संसदीय संघ है या IPU है या फिर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, इसमें 180 सदस्य संसदें और 15 सहायक सदस्य शामिल थे, जो अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ था उसमें, और ये बड़े और छोटे देशों में से सभी मिलकर थे।
देखिए, अंतर संसदीय संघ की बात करें तो अंतर संसदीय संघ का प्रेसिडेंट है वर्तमान में डुराटे पचेको, और इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में 30 जून 1889 में हुई थी। और इसके संस्थापक फ्रेडरिक पासी और रेंडल क्रेमर हैं। 10वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया है? तो देखिए, जो भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर है, ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। इसका उद्घाटन जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने भी हाल ही में किया। और जो आपका ये भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर है, ये केंद्र साइबर अपराधों से निपटने के लिए अत्याधुनिक वैश्विक तकनीकों और कुशल विशेषज्ञों का उपयोग करता है। और ये हेल्पलाइन जो आपकी है, ये वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायतों का प्रबंधन करती है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च किया है वहाँ के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। तो इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के प्रश्नों के साथ। थैंक यू। आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि तबीयत खराब है, सर्दी भी है, तो एडजस्ट कीजिए और अच्छे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहिए। थैंक यू।